नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख बता देता हूं, जन्म का समय बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए, इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए और फिर इसके बाद हम इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। जन्म की तारीख है 28 दिसंबर 1993 और जन्म समय शाम को 6:35 का है। जन्म स्थान बैतूल, मध्य प्रदेश। ये युवक वर्तमान समय में भारत से बाहर हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं, हम इनके प्रश्न का हल इनकी जन्म कुंडली से ही तलाशने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको इनके जन्मकाल के पंचांग से अवगत करा देता हूं, तब तक आप इनकी जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। इन्होंने मंगलवार के दिन जन्म लिया है। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में। मनुष्यगण मिथुन राशि, ये वायु तत्व की राशि है और बुध इस राशि के राशिश हैं। जन्म कुंडली पर इनके आइए। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली आप देख रहे हैं। मिथुन राशि, लग्नपति जाकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम पति जाकर के जन्म कुंडली के पंचम में और पंचम पति जाकर के पुनः सप्तम में शुक्र और गुरु ने आपस में परिवर्तन किया हुआ है। शनिदेव जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं, 2 अंश तिरेपन कला के साथ, और वो भाग्येश बनकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। चलित में देखने से पता चलता है कि शनिदेव फल अष्टम का दे रहे हैं, लेकिन शनिदेव बैठे हैं कहां पर, तो जन्म कुंडली के नवम भाव में। अब आगे जरा देख लीजिए, जन्म कुंडली के षष्ठ में आपको राहु दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य 4 ग्रह, चतुर्ग्रही योग का निर्माण जन्म कुंडली के सप्तम भाव में है। यह है इनकी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति। अब कुछ बातें हैं, जरा समझ लिया जाए उसको। मिथुन लग्न कैसा है? यह लग्न देखा जाए तो बुध की यह साधारण राशि है और इस लग्न के जातक अगर इनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझना है तो 2-3 बातें आपको समझनी होंगी। मिथुन अर्थात मैथुन, निसंदेह इस जातकों का जो जन्म है वो सुख भोग हेतु है। आप लोगों को एक कार्यक्रम याद होगा, मैंने उस एक कार्यक्रम के बाद दोबारा फिर कार्यक्रम शायद उससे संबंधित बनाया ही नहीं, जब मैंने बताया था कि मिथुन लग्न के जातक, क्योंकि हमारे जितने भी ज्ञानी जन, संत जन रहे हैं, हमारे पूर्वज, उन सबों ने एक ही बात कहा, मोह निशा जग सोवनिहारा। तो जब हम मोह निशा में सो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि किस तरह की निद्रा हमारी होगी, यह भी हमें जानना चाहिए। तो जन्म कुंडली का 12वां भाव निद्रा का है और हम सो रहे हैं, तो सीधी सी बात है मिथुन लग्न वाले किस तरह की निद्रा में है। तो मैंने बताया था ये भोग वाली निद्रा है। भोग में पूरी तरह से पूरा जीवन इनका व्यतीत होता है। ये भोग की ही चाह रखने वाले होते हैं। एकदम शानदार जीवन, सुख की चाह खूब होती है इनके मन में। अब देखा जाए तो एक और गुण इनके अंदर विकसित होता है, वो बच्चों वाला स्वभाव। बुध से प्रभावित है। किसी भी चीज पर पूरे जीवन ये टिक नहीं पाते। ये बात इनके काम के मामले में भी लागू होता है। किसी भी काम को कुछ दिनों तक करने के बाद इनका जीव उससे ऊब जाता है, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होती है। फलस्वरूप क्या होता है कि कुछ दिन कोई काम करेंगे और उसके बाद उनको लगेगा नहीं, कुछ और करना चाहिए, तो ये टिक नहीं पाते हैं। हालांकि इनका ये परिवर्तन ही इनकी सफलता का कारण बनता है, लेकिन फिर भी इनका न टिक पाना भी कई बार इनके लिए परेशानियों का कारण बन जाता है। और जीवन के अंत में जब जाकर के देखते हैं तो ये पाते हैं कि इनसे सीखने वाले, इनके समकक्ष, इनके संपर्क में आने वाले कई बार इनसे आगे निकल गए। फिर भी श्रेष्ठ लग्न है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। गुस्सा जितना ही शीघ्र आता है उतना ही जल्दी शांत हो जाता है। वैसे तो ये मनुष्य गण के हैं तो इनके ऊपर गुस्से वाली बात थोड़ी कम लागू होगी, परंतु गुस्सा तो फिर भी होगा, क्योंकि मंगल और सूर्य की दृष्टि इनके व्यक्तित्व पर है। चंद्रमा ये लग्नगत हो तो क्या करते हैं?
चंद्रमा जब लग्नगत हो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। ये पूर्णिमा का चंद्रमा है, निसंदेह पक्षबल से बली है और कमाल की बात है कि सभी शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं। फलस्वरूप के मद्रुम योग जो इनकी कुंडली में लगा हुआ है वो भंग हो गया है। और एक और पॉइंट आप नोट करिए, पिछले दिनों मैंने आपको एक योग बताया था कि जन्म कुंडली के 9वें भाव में शनिदेव बैठे हैं और ऐसे शनिदेव पर शुभ ग्रह की दृष्टि, यहां देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, ये महाभाग्यशाली जातक को बना देता है। बहुत बढ़िया है। वैसे तो आप लोगों ने केतु के बारे में भी सुना होगा, लेकिन ये केतु यहां पर अगर देखा जाए तो इस जन्म कुंडली में नीच राशि में, राहु और केतु का संबंध नीच राशि से बना हुआ है। अलग बात है कि नीचत्व भंग एक तथ्य है, परंतु एक और विचारणीय तथ्य है। हम किस लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहे हैं? तो मिथुन लग्न की। इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र बनते हैं। ये शुक्र ही इस पूरी, क्योंकि शुक्र भोग हैं, सुख हैं, और मिथुन लग्न नाम ही आप समझ रहे हैं, तो इस लग्न का सर्वाधिक एकमात्र कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। शुक्र जितना बली हो इस लग्न के जातक के लिए उतना अच्छा है। लग्नपति इनकी कुंडली में 9 अंश पर बैठे हैं और ये सभी ग्रह मूल नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। गौर करने योग्य बात है कि इनकी जन्म कुंडली में राहु के नक्षत्र में गुरु, शनि के नक्षत्र में राहु, मंगल के नक्षत्र में शनि, और सूर्य और केतु की बात करूं तो इन्होंने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। लेकिन राहु का प्रभाव आप इनकी कुंडली पर बहुत ज्यादा देखेंगे कि त्रिकोणों में जरा देखें तो लग्न में आर्द्रा नक्षत्र में चंद्रमा है और गुरु जो है ये भी स्वाति नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में ही है। तो राहु का प्रभाव, और षडबल जाकर के जब आप देखते हैं तो षडबल में आपको इनके शनिदेव सबसे बलवान दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि नौमांश में वो उच्च राशि के हैं और वर्तमान समय में इस जातक को देव गुरु बृहस्पति की दशा चल रही है। 2026 में देव गुरु बृहस्पति की यह दशा इनकी समाप्त हो जाएगी और इसके पश्चात 2026 से 2045 तक के लिए इनके जीवन काल में शनिदेव की 19 वर्ष की दशा शुरू होने वाली है। अब इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं। इनके प्रश्न जो इनके लिए पूछे गए हैं, पहला प्रश्न है कि वर्तमान समय में गुरु की महादशा का फल एवं उसके बाद शनि की महादशा का फल, 7.5 का प्रभाव। मैं सबसे पहले तो 7.5 का प्रभाव बताऊं तो इस जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि का संबंध आप लोग देख रहे हैं। मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में बताया है कि चंद्रमा और शनि का संबंध एक नवम पंचम का जो संबंध होता है, वही संबंध एक ऐसा है जिसमें 7.5 ढैया में थोड़ी राहत होती है। इस जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि का वही नवम पंचम योग आपको दिखाई पड़ रहा है। याद रखिएगा यहाँ केमद्रुम भंग है, लेकिन जब भी बात भंग की आती है मैं सदैव कहा करता हूं भंग अर्थात विकल्प से। तो 7.5 और ढैया में मानसिक अशांति तो होगी ही, क्योंकि चंद्रमा अमावस्या का हो तो और पूर्णिमा का हो तो बात तो लगभग दोनों में एक ही आ जाती है कि मन कहीं ना कहीं अशांत होता है। चंद्रमा का बहुत अधिक बली होना और बहुत अधिक कमजोर होना दोनों ही ठीक नहीं माना गया है। चंद्रमा बीचों बीच का होना चाहिए। चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही हो तो यानी पूर्णिमा का चंद्रमा, तो ये भी कहीं ना कहीं शास्त्रकारों ने माना है कि ऐसी अवस्था में भी जातक का मन बहुत भटकता है। खैर, शनिदेव की दशा की चर्चा यहां की जाए क्योंकि आने वाली दशा वही है, तो मैं बता दूं प्रिय दर्शकों, दशा का जो विश्लेषण है वो बस ऐसे ही है कि बीत रही जो दशा है वो आने वाली दशा की कहानी लिखती है। जरा समझिए, मंगल पुरुषार्थ है। मंगल पुरुषार्थ करते करते व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना दुनियादारी समझ पाया, वो कितना मायावी बन पाया, ये राहु तय कराते हैं। आपने जो प्रयास सीखा था, जो आपने पुरुषार्थ की थी, पुरुषार्थ के साथ साथ समाज में जीवित रहने के लिए मायावी होना भी जरूरी है, तो वो राहु सिखाते हैं, दुनियादारी राहु सिखाते हैं। और राहु की दुनियादारी को करते करते या तो आप पथभ्रष्ट हो चुके हो, आप मांस मदिरा गलत आदतों में पड़ जाएं, अन्यथा अगर आप सही दिशा में हैं तो देवगुरु बृहस्पति आ जाते हैं जो कि आपको ऊपर उठा लेते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की दशा में भी आप अगर अपने कर्मपथ पर ईमानदारी के साथ सही चल रहे हैं तो फिर शनिदेव आते हैं जो आपके द्वारा किए कर्मों का आपको सही सही प्रभाव देते हैं, यानी जजमेंट करते हैं। तो दशा का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि एक बीते और जो आने वाली दशा है, जो बीत रही दशा है उससे आने वाली दशा को हम तय करते हैं। तो शनि की दशा इनके जीवन काल की सर्वाधिक श्रेष्ठतम दशाओं में होगी। वैसे तो इनकी सर्वाधिक श्रेष्ठतम दशा शुक्र की होगी, लेकिन उसके मायने नहीं, इस कुंडली में 75वें वर्ष में आएगी। इसका मतलब है कि इनकी जन्म कुंडली में जब जब शुक्र का अंतर प्रत्यंतर आएगा वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आने वाली दशा बहुत अच्छी है। अब आगे इनके लिए पूछा गया है, वर्तमान में विदेश में है और कुछ साल रहकर आय करना चाहते हैं, तो कब तक विदेश में रहने का योग है और क्या स्पॉन्सरशिप मिलेगी? अगर मिलेगी तो कब तक? नहीं, वर्क परमिट मिलेगी और अगर मिलेगी तो कब तक, या शिक्षा भी ये वहीं पर रह करके
मास्टर डिग्री कर रहे हैं आईटी के फील्ड में। मैं बता दूं कि शिक्षा ये ग्रहण तो वहीं करें, स्वदेश पति इनकी कुंडली के सप्तम में, विदेश पति इनकी कुंडली के सप्तम में और परमानेंट विदेश पति भाग्य में। इनकी कुंडली में भाग्य में ही विदेश बसा हुआ है। अगर ये विदेश में रहे तो कोई बुराई नहीं है, विदेश में रह करके बहुत अच्छा कर सकते हैं, या मैं कह सकता हूं कि विदेश में रह करके ये बहुत अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं। इनको वापस स्वदेश लौटने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, बल्कि इनका विवाह इत्यादि भी विदेश में ही दिखाई पड़ रहा है। वहीं रह करके ये अपना विवाह इत्यादि भी करें, ज़्यादा बढ़िया होगा। और वैसे भी इनका लग्न मिथुन है, तो जिस तरह के सुखों की चाह होती है, भोग की चाह, हाँ, जीवन के उत्तरार्ध में अंतिमावस्था में इनको संभव है कि स्वदेश ही याद आ जाए, क्योंकि आगे चलकर के पूर्णतः धार्मिक प्रवृत्ति इनकी जागृत हो जाएगी। तो भोग भूमि है, विदेश की जो भूमियां है वो भोग भूमि है, और भारत जो है ये स्वदेश हमारा ये कर्म भूमि है। तो या आप अंततोगत्वा संभव है, क्योंकि मिथुन लग्न के जातकों की एक बड़ी खूबी ये होती है कि वो जो भी करते हैं इतना ज्यादा करते हैं कि हद कर देते हैं, अति करते हैं। तो कभी भी किसी चीज की अति हो तो अति सर्वत्र वर्जयत, फिर उस चीज से इनका जी उब जाता है। तो ये एक चीज देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा अति करेंगे, भोग अति करेंगे, और फिर संभव है कि इनकी कुंडली में शनिदेव भाग्य भाव में बैठे। मैंने बताया था कि नवम का शनि राजकुल में भी जन्मा हो तब भी दीक्षित कराता है, गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, भाग्यवान तो है ही। भाग्य का सुख भोगने के बाद अंत में इनको कहीं ना कहीं धर्म कर्म में भी लगना है। तो जीवन के उत्तरार्ध में चाहे तो स्वदेश आ जाए, बाकी विदेश में ही रहे। इनकी डिग्री पूर्ण होती दिखाई पड़ रही। गुरु की दशा, गुरु के बाद शनि आएंगे, समय बहुत अच्छा ही है। शनि की 7.5 भी जब आने वाले दिनों में लगने वाली है, अभी तो दूर है, अभी तो 7.5 का कोई मतलब ही नहीं है। जब आता है ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत मानसिक अशांति तो रहेगी ही। जीवन में संघर्ष बना हुआ है और धनागमन पर भी संचित नहीं हो पा रहा है। स्थिति मजबूत कैसे कर सकते हैं धन के लिए? प्रिय दर्शकों, अगर आप ज्योतिष हैं या किसी ज्योतिषी को आप जानते हैं, या ऐसा व्यक्ति जो ज्योतिष में दिलचस्पी रखता है, या आप स्वयं ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, आप कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो याद रखिएगा, आप जितनी भी सफल जन्म कुंडलियों का अध्ययन करेंगे उसमें थोड़ा संघर्ष होगा। इनकी कुंडली में तो फिर भी क्या संघर्ष होगा, यह महाभाग्यवान योग है। निस्संदेह इनकी कुंडली में चंद्रमा लग्न में बैठ करके थोड़ा उतार चढ़ाव ले आ रहे होंगे जीवन काल में, लेकिन इसके बावजूद मैं तो मान के चलता हूं शनि की ढैया वर्तमान में है, थोड़ी मानसिक अशांति इत्यादि हो रही होगी। नहीं तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इनकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। समय भी इनके पक्ष में, जैसा कि लिखा गया है कि धन आ रहा है पर संचित नहीं हो रहा। धनागमन हो, जन्म कुंडली में धन भाव का मालिक लग्न में ही बैठा है, स्वयं के ऊपर ही खर्च होगा, कोई गलत खर्च नहीं है। और लाभेश जाकर के जन्म कुंडली में सप्तम में ही बैठे हुए हैं, धनागमन भी है, धन संचयन भी है, भविष्य में सब कुछ होगा। राहु केतु का जो संबंध 12वें से बना हुआ है, ये नीच राशि में हो सकता है खर्च हो रहा हो, लेकिन उसको लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं। मूल फोकस धनागमन पर करिए, यही सब कुछ है। संघर्ष से घबराने की आवश्यकता नहीं, कुंडली बहुत मजबूत है। जितना ज्यादा संघर्ष बढ़ेगा, सफलता की गारंटी बढ़ती जाएगी। यानी 100% गारंटी चाहिए सफलता की, तो 200% संघर्ष और बढ़ाइए, मिल जाएगी सफलता। क्या जीवन में व्यापार करना चाहिए? मन तो यही कर रहा है। अगर करना चाहिए तो किस कार्य व स्थान से संबंधित? करियर कैसा रहेगा? विदेश में और भारत में दोनों में से कहां रहना है? देखिए वो प्रश्न मैंने अभी भी कहा, विदेश में रहना ज्यादा बेहतर है। जीवन के उत्तरार्ध में इनको आना ही पड़ेगा। अब एक और पॉइंट बताता हूं। मिथुन लग्न के जातकों को मैं सदैव एक पॉइंट कहा करता हूं कि अगर आपको व्यापार करना है तो एक ही काम करिए, बात बेचिए, कंसल्टेंसी करिए, परामर्श का काम करिए। लोगों को ज्ञान देने में आप वैसे भी बड़े महारथी हैं। ज्ञान देने का जब भी मौका मिलता है आप ज्ञान देते ही हैं। इनकी भी कुंडली को देखिए, लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, बाकी के 4 ग्रह लग्न को देख रहे हैं। कुल मिलाकर के एक लग्न में चंद्रमा और 5 ग्रहों का संबंध लग्न से बना हुआ है। तो ऐसा जातक ज्ञान देने में तो महारथी ही होगा। इनकी जन्म कुंडली चंद्र कुंडली एक ही है, तो ज्ञान देने में ही महारथी होंगे। नवमांश में देखें तो शुक्र और बुध की युति द्वितीय भाव में बनी हुई। अच्छा, चलित में जरूर इनकी कुंडली में कुछ बदलाव हुआ है। चंद्रमा फल दे रहे हैं 12वें का, और साथ ही साथ आपको बता दूं तो शनिदेव फल अष्टम का दे रहे हैं। शुक्र यहां का फल न देकर के षष्ठ भाव का फल दे रहे हैं। तो ठीक है, षष्ठ भाव के फल से भी कोई दिक्कत नहीं, शुक्र का षष्ठ से भी होना कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर के कंसल्टेंसी, परामर्श देने का काम ऐसा जातक बहुत अच्छा कर सकता है। गुरु की दशा चल रही है अभी इनको। मैं व्यापार के लिए मना तो नहीं करूंगा, लेकिन मैंने अभी भी क्या कहा था कि इस लग्न के जातक की सबसे बड़ी समस्या है कि स्थिर नहीं रह पाता, उसका मन बहुत भटकता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरी राय तो यही है कि अभी ये नौकरी करें और भविष्य में व्यापार करेंगे। व्यापार भागा नहीं जा रहा, इनको तो करना ही करना है। सप्तम में बुध बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, व्यापार तो ये करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी इनको नौकरी करना चाहिए, फिर भविष्य में कर लेंगे। भविष्य में नौकरी के बाद व्यापार होगा और बढ़िया व्यापार होगा। व्यापार से कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन कंसल्टेंसी का व्यापार, ज्ञान देना, परामर्श देना, इससे संबंधित व्यापार, और विदेश में रह करके ही। अस्त ग्रहों के कारण कुछ शारीरिक गुप्त कमियां हैं, उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं? कौन से ग्रह को और कैसे मजबूत किया जा सकता है दाम्पत्य सुख और शारीरिक सुख के लिए? देखिए, देखा जाए तो
इस कुंडली में अगर आप देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा शुक्र इनकी कुंडली में सूर्य से बेहद करीब हैं, मंगल भी इनकी कुंडली में बेहद करीब हैं। तो ये तीनों ग्रह चाहे वो बुध भी हों तो अस्त ही हैं। मैंने बताया था कि बुध 12 अंश से ऊपर हो तो अस्त अवस्था में वो बली हो जाते हैं। यहाँ 9 अंश पर हैं तो थोड़े कमजोर हैं, तो बुध को बली करने के लिए तो सीधा पन्ना पहनने की सलाह दे देता हूं। शुक्र को बलवान करने के लिए सीधी सलाह दे देता हूं कि ऐसे जातक को उपल हम धारण करा सकते हैं, उपल धारण करने से फायदा मिल जाएगा, चांदी का कड़ा पहनने से भी इनको फायदा मिल जाएगा। शुक्र के मंत्र का जप करना भी इनके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। साफ सुथरा वस्त्र तो वैसे भी पहनते होंगे, इससे इनका बल, शुक्र को बल मिल रहा होगा। सो ज्यादा से ज्यादा सफेद कपड़ा इत्यादि धारण करें, उससे इनके शुक्र को बल मिलेगा। अब इनकी जन्म कुंडली को जरा देखिए तो इनका शुक्र 8 अंश 22 कला पर है, और 8 अंश 22 कला पर होने के बाद इनका जो लग्न है मिथुन लग्न और चंद्रमा लग्न में ही है। तो ऐसा नहीं संभव मुझे लगता है कि कोई विशेष कमी होगी। अगर कोई कमी शारीरिक या गुप्त कमी दिखाई भी पड़ती है तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे थोड़ा सा कारण है। आइए मैं आपको समझा देता हूं कि वो कारण क्या है, किस कारण से इनको शारीरिक कमी कहा गया है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं मिला हूं इनसे, लेकिन मैं कारण समझाता हूं। अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैंने आपको सूत्र बताया था, मेरे सभी जो ज्योतिष के दर्शक हैं वो उस कार्यक्रम को देखे होंगे। आइए उस सिद्धांत को समझाता हूं। इनकी जन्म कुंडली में आप लोगों को राहु दिखाई पड़ रहे हैं, कहां पर बैठे हैं, कहां पर हैं, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि कहां पर बनी हुई है तो रोग भाव में बनी हुई है। अब वृश्चिक राशि अगर कालपुरुष की कुंडली बनाए तो कहां पर बन जाती है, अष्टम भाव में। ये गुप्त भाव है, गुप्त रोगों का भाव। पुरुष जननांगों का विचार सप्तम भाव से होता है और अष्टम से भी गुप्त अंग का ही विचार होता है। अगर आप तुला राशि को ढूंढें तो तुला राशि में देवगुरु बृहस्पति आपको दिखाई पड़ेंगे, परंतु यहां राहु का होना नीच राशि में, वृश्चिक राशि में। मैंने इसी बात को बताया था कि राशि से ही पता चल जाएगा कि जातक को किस तरह का रोग होगा, और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जा रही है, फलस्वरूप ये रोग की स्थिति। लेकिन गौर करिए कि यहाँ शुक्र और गुरु ने इस भाव को शुभकर्तरी योग में लेकर के इसको बचाने का भी बहुत हद तक प्रयत्न किया है। सो अगर मेडिकल साइंस कुछ हद तक प्रयत्न करे, क्योंकि तय है, ये बात तो तय है कि ये जातक रोग जन्मजात लेकर के आया है, तो पूरी तरह से हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि इस जातक का शुक्र जो है एकदम से खत्म भी नहीं हो गया है, अस्त होने का यह मतलब नहीं होता कि जातक संतति विहीन हो जाए। तो इलाज इत्यादि करा करके, विशेषकर होम्योपैथ और होम्योपैथ की दवाओं से इसमें काफी सुधार होगा और रोग से मुक्ति की स्थिति बन सकती है। तो होम्योपैथ की दवा कराई जाए इनको अगर इस तरह की कोई स्थिति है। और शुक्र को बलि करने के लिए शुक्र के मंत्र का जप स्वयं करें, ब्राह्मण से जरूरत पड़ने पर कराएं, चांदी धारण करें, चांदी का कड़ा धारण करें। साथ ही साथ शुक्र का जो रत्न होता है उपल, हीरा भी धारण करना चाहे तो कर सकते हैं, और बुध का रत्न आजीवन धारण करें। बुध का रत्न छोटी उंगली में और शुक्र का रत्न मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं, या उपल इत्यादि पहनना है तो तर्जनी में भी पहन सकते हैं। फायदा दोनों में बराबर मिलेगा। तो इससे इनकी शारीरिक कमी को दूर की जा सकती है और दाम्पत्य सुख भी इनको प्राप्त कराया जा सकता है। लेकिन चूंकि मैंने जैसा कहा कि वृश्चिक राशि ही पीड़ित है यहाँ पर राहु के हो जाने के चलते और शनि की दृष्टि के कारण, निसंदेह वो शुभ मध्यत्व में भी आ रहा है, पर फिर भी ये राशि पीड़ित है तो गुप्त रोग की संभावना रहेगी। अब बारी आ जाती है आगे। इन्होंने अंतिम में पूछा है कि आपके द्वारा अगर कुछ सुझाव हो कुंडली के हिसाब से कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कोई उपाय जो विदेश में है तो यहाँ नहीं तो वहाँ कर सकें, यहाँ कोई मंदिर नहीं है। दुनिया में हर जगह मंदिर है, ढूंढना होगा आपको। परंतु फिर भी अगर आपको लगता है मंदिर नहीं तो कोई बात नहीं, रहने का स्थान तो है ना, घर है ना, घर में ही मंदिर बनाइए, पूजा करिए। हिंदुस्तान का व्यक्ति कहीं भी जाए, सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति कहीं भी जाए, वो अकेले थोड़ी जाएगा। उसके अपने जो आराध्य हैं वो भी तो साथ साथ जाएंगे। तो अपने घर में ही हनुमान जी को जगह दीजिए, वहीं पर पूजा पाठ करिए, माँ भगवती की आराधना करिए। माँ भगवती दुर्गा जी आपकी इष्ट देवता हैं तो उनकी आराधना करिए, गणेश जी की आराधना करिए। जीवन में निसंदेह बदलाव होगा, निसंदेह आप हर तरह की परिस्थिति को पार करेंगे और आगे बहुत जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे। तो रत्न मैंने दो ही बताया है, एक उपल शुक्र का रत्न और दूसरा बुध का रत्न पन्ना। ये दोनों रत्न आजीवन इनको धारण करा करके रखना है। और शुक्र का मंत्र भारत में कराया जा सकता है ब्राह्मण के द्वारा, संकल्प करा करके इनके नाम से। और जब भी कलयुग में किसी ग्रहों के मंत्र का जप होता है तो वो चतुर्गुणित किया जाता है, चौगुना, जो संख्या उसके चौगुना किया जाता है। तो चतुर्गुणित शुक्र के मंत्र का जप, उसका दशांश हवन कराया जाए, उससे शुक्र को बल आएगा। और जैसा मैंने कहा होम्योपैथ की दवा इत्यादि कराई जाए, रोग कमोबेश रहेगा लेकिन उससे इनको राहत मिल जाएगा। बाकी यहाँ इन्होंने लिखा है कि हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी हुई है और हनुमान चालीसा का दैनिक पाठ करते हैं, सुनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो शनि की ढैया इत्यादि से इनको मुक्ति मिलेगी, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी इनको भाग्य देंगे।
अब सवाल उठता है कि क्या इनको शनि का भी रत्न पहनाया जाना चाहिए? जवाब है ना, बिल्कुल नहीं। शनि का रत्न इस लग्न में नहीं। शनि अष्टमेश, मैंने अपने एक कार्यक्रम में बताया था ना कि आखिर अष्टम भाव का फल कौन देगा? तो शनि को बल देंगे तो और संघर्ष की वृद्धि होगी, क्योंकि शनि फल अष्टम का ही दे रहे हैं। तो शनि का रत्न, इस कुंडली में 2 ही रत्न बनता है, दोनों रत्न जातक पहन सकता है, इसके अलावा कोई रत्न नहीं। जब ये भारत में आए तो कुत्ते को खाने के लिए रोटी इत्यादि दे दिया करें, तो उससे भी इनको फायदा मिलेगा। बाकी दूसरा कोई रत्न धारण अब इनको नहीं करना, पूजा पाठ इतना ही करना है, इसी से फायदा मिल जाएगा। सूर्य को अर्घ्य नित्य दीजिए, इससे आपके अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होगा। आज के इस परिवेश में गलत आचरण, खान पान के चलते भी कम उम्र में युवकों के साथ कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। बचाव, वैसे तो इनकी कुंडली में जन्मजात ही कुछ लक्षण हैं। बचाव, आत्मविश्वास, प्राणायाम करिए, सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य प्रदान करिए। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करेंगे तो आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी और फलस्वरूप रोग से भी मुक्ति मिलेगी और हर तरह से आप स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली को आप भी देखिए, और इनके प्रश्न इतने ही थे जिसका मैंने जवाब दे दिया। लगभग हर पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया है। आपके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है इस जन्म कुंडली को देख करके? आप क्या विचार कर रहे हैं इस कुंडली में? इस बात को देखिए, समझिए, और उसका कमेंट में आप भी अपनी बात, अपना विचार अवश्य रखिए। और मुझे इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।